हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। सो आई होप आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा। उस प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ई बुक्स का, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, तो वो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो बार बार पूछे जाते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से बार बार आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो पार्ट 1 ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, ये पार्ट 2 है। सो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइन बैंकर्स लियन। बैंकर्स लियन 2-3 बार आ चुका है पिछले 4 पेपर में से। इट इज द राइट ऑफ बैंक्स टू रिटेन पोजेशन ऑफ द गुड्स एंड सिक्योरिटीज ओन्ड बाय द डेटर until the debt due from the letter is paid। कि ये बैंक का राइट है कि जब तक आप बैंक का डेट नहीं चुका देते तब तक बैंक आपके गुड्स और सिक्योरिटीज अपनी पोजेशन में रखेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इज द राइट ऑफ अ डेटर टू टेक इन टू अकाउंट अ डेट ओइंग टू हिम बाय अ क्रेडिटर व्हेन पेइंग अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द क्रेडिटर। वर्किंग कैपिटल लोन, इट्स द बैंक्स ऑब्लिगेशन टू रिटर्न गुड्स एंड सिक्योरिटीज वंस द डेट इज रीपेड। तो ये सब कोई भी सही स्टेटमेंट्स नहीं है। ए जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट अकाउंट इफ इनऑपरेटिव फॉर डैश ईयर्स आर टू बी क्रिस्टलाइज्ड एट द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एज ऑन दैट डेट। तो आपका जो फॉरेन करेंसी का अकाउंट है, अगर 3 साल तक वो इनऑपरेटिव है, उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो उसे क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है, यानी कि रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मान लो किसी का डॉलर्स में अकाउंट है और उसमें $1000 पड़े हैं और पिछले 3 साल से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, तो उसे क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा, यानी कि वो पैसा रुपी की फॉर्म में अब रखा जाएगा। जो भी करंट रेट चल रहा होगा रुपी का, उस पे उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे हैं कि डेफ में कब जाएगा। डेफ में तो पैसा 10 साल बाद जाता है, लेकिन बैंक के पास अगर 3 साल तक पड़ा है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो कस्टमर को नोटिस भेज के उसके बाद उसे क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है अगर कस्टमर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो देखो आपको ना मनी लॉन्ड्रिंग पे ये भी पूछा जा सकता है कि प्लेसमेंट के स्टेज में क्या हो रहा है, लेयरिंग के स्टेज में क्या हो रहा है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेजेस का सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। इवन टेरर फाइनेंसिंग के जो स्टेजेस है उनका भी सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। पहले प्लेसमेंट होता है, फिर लेयरिंग, फिर इंटीग्रेशन। और जो आपका टेरर फाइनेंसिंग है उसमें पहले आप मनी को रेज करते हो, फिर स्टोर, मूव एंड यूज। इसमें ये स्टेप्स आगे पीछे होते रहते हैं, स्टोर एंड मूव करने वाले। लेकिन इस तरीके से टेरर फाइनेंसिंग आपका काम करता है। फॉर द पर्पज ऑफ केवाईसी रिक्वायरमेंट्स द डेफिनेशन ऑफ कस्टमर इंक्लूड्स। कस्टमर की डेफिनेशन, बैंकिंग की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। सो अ पर्सन और एंटिटी दैट मेंटेन्स एन अकाउंट। तो जो अकाउंट मेंटेन करता है वो कस्टमर है। बेनिफिशियल ओनर, जो बेनिफिशियल ओनर है वो भी कस्टमर बोला जाता है, तो बी भी करेक्ट है। बेनिफिशरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज, आपके बिहाफ पे कोई प्रोफेशनल इंटरमीडियरी ट्रांजेक्शन करे, स्टिल आप कस्टमर तो रहोगे ना बैंक के, आपके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन हो रही है। देन वी हैव एंटिटी कनेक्टेड विद अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच कैन पोज सिग्निफिकेंट रेपुटेशनल और अदर रिस्क टू द बैंक। तो ऐसी कोई भी एंटिटी कनेक्टेड विद द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो कि बैंक को सिग्निफिकेंट रेपुटेशनल या कोई और रिस्क देता हो, किसी का नाम जुड़ा है किसी ट्रांजेक्शन से, तो वो भी कस्टमर माने जाएंगे। तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एलएलपी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है। नॉर्मल लाइबिलिटी, नॉर्मल जो हमारे पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं ना, उनमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन एलएलपी में जितना आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उतना ही आपको कंट्रीब्यूट करना है, उससे ज्यादा आपकी लाइबिलिटी नहीं होती है। An LLP has at least 2 designated partners appointed as per LLP agreement। तो LLP में मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। इवन अगर एक LLP में 10 पार्टनर्स हैं टोटल, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मस्ट ऑब्टेन अ DPIN, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यस, एक 8 डिजिट का DPIN होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से मिलता है। तो ये LLP में लेना पड़ता है। आपके 10 पार्टनर्स हैं, 20 पार्टनर्स हैं, लेकिन 2 मिनिमम ऐसे होने चाहिए जो कि
डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो। ओके, तो एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, तो बोथ आर करेक्ट। Next is which of the following statement is or are correct regarding the RBI guidelines on fair practices code for lending must be followed by all banks in India। अब देखो, ये एक एग्जाम्पल है उस टाइप के क्वेश्चन का। काफी सारे क्वेश्चंस ना ऐसे होते हैं कि आपको ना देखने में ऐसा लगता है कि बड़ा सा क्वेश्चन है, बट व्हेन यू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन आपको पता लगता है तो बड़ी कॉमन सेंस की चीज पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। लोन एप्लीकेशन फॉर्म्स for all categories of loans irrespective of the amount of loan sought should be comprehensive। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि लोन का अमाउंट मैटर नहीं करता, लोन का डॉक्यूमेंट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए। यस, banks and financial institutions should devise a system of giving acknowledgement for receipt of all loan applications। ये भी करेक्ट है कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जब भी उनके पास कोई भी एप्लीकेशन आए, लोन एप्लीकेशन आए, तो कस्टमर को उसका एक्नॉलेजमेंट जाना चाहिए। करेक्ट। Bank must inform all in cost to the customer to enable him to compare the rate charges with other source of finance। ये भी बिल्कुल सही है कि आप कस्टमर को जब लोन की बात करते हो कस्टमर से, तो आप उसको सारी कॉस्ट बताओगे ताकि वो कंपेयर कर सके कि अच्छा यहाँ से पैसा रेज करूं तब मुझे कितना खर्चा पड़ रहा है, वहां से कितना खर्चा पड़ रहा है, आपको ऑल इन कॉस्ट बतानी है। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज what is the purpose of order nisi in the context of garnishi order? To immediately seize funds from the debtor's account and remit them to the creditor। के डेटर के अकाउंट से पैसा लेके क्रेडिटर को दे दो, क्या ये होता है ऑर्डर नीसी में? या टू सीक एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द बैंक ऑन व्हाई द फंड्स इन द डेटर्स अकाउंट शुड नॉट बी अटैच्ड, टू रिलीज द फंड्स इन द डेटर अकाउंट फॉर रेगुलर ट्रांजेक्शंस, टू परमानेंटली फ्रीज द फंड्स। परमानेंटली क्यों फ्रीज करेंगे हम? तो देखो, जब एक कस्टमर किसी क्रेडिटर का पैसा नहीं चुकाता तो वो क्रेडिटर कोर्ट जा सकता है। कोर्ट पहले पास करता है ऑर्डर निसी और बाद में पास करता है ऑर्डर एब्सोल्यूट। तो ऑर्डर निसी के अंदर वो बैंक से डिटेल्स मांगता है कि भाई अपने कस्टमर की डिटेल्स दो, इसके अकाउंट में कितना पैसा है, अटैच करें ना करें, इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करो। तो ऑर्डर निसी आने पे जितने का ऑर्डर होता है उतने का अमाउंट फ्रीज हो जाता है। ओके, तो ऑर्डर निसी आता है, फिर वो सारी जानकारी बैंक कोर्ट को देगा, उसकी जानकारी के बेसिस पे बैंक ऑर्डर एब्सोल्यूट पास करता है। ऑर्डर एब्सोल्यूट आने के बाद पैसा रेमिट होता है क्रेडिटर को। ऑर्डर नीसी में पैसा क्रेडिटर को नहीं मिलना, ऑर्डर नीसी में सिर्फ जानकारी मांग रहा है कोर्ट। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। तो गार्निशमेंट ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर, सिमिलर से टॉपिक्स हैं, इन पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवांसेस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हो आप, गुड्स के अगेंस्ट, लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट ले सकते हो। तो इन सब के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एफडी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। सो इफ द प्रीमियम इज नॉट पेड रेगुलरली द पॉलिसी लैप्सेस एंड रिवाइविंग द पॉलिसी इज कॉम्प्लिकेटेड। ये बिल्कुल सही है, ये बड़ा डिसएडवांटेज है कि एक बैंक ने पॉलिसी गिरवी रखवा के लोन तो दे दिया, लेकिन अब वो सामने वाला कस्टमर लोन की किस्तें नहीं पे, प्रीमियम नहीं पे कर रहा, इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं पे कर रहा है ना। तो इस केस के अंदर अगर प्रीमियम पे नहीं होता है तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है, उसको रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। The proposer who has obtained the policy may or may not have an insurable interest in the life of the assured। तो उसमें तो आपको मिलेगी नहीं ना। जो इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट आपको लोन तभी मिलता है जब जिस पॉलिसी को आप गिरवी रखते हो, जिसकी पॉलिसी है उसकी लाइफ में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब मैं किसी रैंडम पर्सन की पॉलिसी उठा के तो लोन नहीं ले सकती ना, तो वो तो लोन मिलेगा ही ना आपको। ये पॉइंट वैलिड ही नहीं है, क्योंकि मे और मे नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं है। जब तक इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है पॉलिसी में किसी पर्सन का, उसको उसके अगेंस्ट लोन ही नहीं मिल सकता। ठीक है। उसके बाद है द पॉलिसी में कंटेन स्पेशल क्लॉजेज विच में रिस्ट्रिक्ट द लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर। पॉलिसी में ऐसे क्लॉजेज हो सकते हैं जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाए। अगर इंश्योरेंस वाले ध्यान से डॉक्यूमेंट ना पढ़े, गड़बड़ कर दें, स्पेशल क्लॉजेस रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं बाद में पेमेंट के टाइम पे। तो ये बिल्कुल सही है। तो 1 एंड 3 यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को लेके क्वेश्चन है। इफ द फाइनेंस इज इनएडिक्वेट,
इट लीड्स टू प्रोडक्शन प्रॉब्लम। अब आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, जरूरत से कम पैसा मिला आपको बैंक से, प्रोडक्शन रुक सकती है, पैसा ही नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाए, हो सकता है ऐसा। जरूरत से ज्यादा वर्किंग कैपिटल अगर एक्सेसिव है तो पैसे का मिसयूज हो सकता है और फंड्स डाइवर्ट हो सकते हैं। कि आपको चाहिए थे 5 लाख, बैंक ने 7 लाख दे दिए, 2 लाख एक्स्ट्रा हैं, वो मिसयूज हो सकते हैं, डाइवर्ट हो सकते हैं, जिस पर्पस के लिए नहीं है उस पर्पस के लिए यूज कर लिया पैसा, ये भी हो सकता है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिमेन्स स्टैटिक इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द कंपनी। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बड़ी कंपनी हो सकता है ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, छोटी कंपनी का कम हो। कुछ कंपनीज को पूरा साल में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ को सिर्फ सीजन में रिक्वायरमेंट होती है। तो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग डायनेमिक वर्किंग कैपिटल होता है, सेम नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता। तो थर्ड गलत है, तो 1 और 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, इसमें हमेशा एक बात याद रखना, एक अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो अग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, दो पार्टीज में अग्रीमेंट हुआ, लॉ एनफोर्स करता है उसको, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। सारी पार्टीज कंसेंट फ्री होना चाहिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है। उसका ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन प्रपोज करता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए दूसरा एक्सेप्ट करता है, ये भी सही है। तो ये सारी चीजें होती हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सेम आपको पूछा जा सकता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं, माइनर सिर्फ नेसेसिटीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अनसाउंड माइंड का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं। इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं। तो आप ये ध्यान रखिए कि एग्जैक्टली ये नहीं आएगा, मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है, फॉर क्रिएटिंग अ प्लेज गुड्स मे बी डिलीवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज एज मेंशन्ड इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जब आपको प्लेज क्रिएट करना होता है तो पोजेशन किसके पास चला जाता है, लेंडर के पास चला जाता है आपका सामान। तो वो प्लेज क्रिएट कैसे कर सकते हो आप, बाय हैंडिंग ओवर द कीज टू द गोडाउन। ये भी ऐसे हो सकता है, मान लो मुझे अपने मेरी फैक्ट्री का सामान जो है वो मैंने गिरवी रखना है, अब फैक्ट्री का सामान सारा बैंक को देने के बजाय मैं गोदाम की चाबी बैंक को दे दूं, तो भी प्लेज क्रिएट हो जाएगा। बाय अटॉनमेंट भी प्लेज क्रिएट हो जाता है। अटॉनमेंट का मतलब होता है कि मेरा जो सामान है वो मेरे वेयर हाउस में नहीं है, एक पब्लिक वेयर हाउस में सामान पड़ा है। उस पब्लिक वेयर हाउस का जो वेयर हाउस मैन होगा वो बैंक को एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि भाई सामान हमारे पास पड़ा है, आपके बिहाफ पे सामान हमने अपने पास रखा हुआ है। तो इसे बोलते हैं, बाय अटॉनमेंट भी प्लेज क्रिएट हो जाता है। बाय हैंडिंग ओवर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, जो मेरा सामान जो मैंने गिरवी रखना है उसके कागज मैंने ओनरशिप के बैंक को दे दिए। तो तीनों तरीके से आपका जो प्लेज है क्रिएट हो सकता है, तो डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्राउन लेबल एटीएम। ब्राउन लेबल एटीएम ऑफलाइन ऑनलाइन एटीएम और ये नेटवर्क एटीएम, टाइप्स ऑफ एटीएम, एटीएम की वर्किंग पे बहुत बार क्वेश्चन आता है एटीएम तो आएगा ही आएगा पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में। एटीएम ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बैंक, नहीं। एटीएम ओन्ड बाय अ सर्विस प्रोवाइडर बट ऑपरेटेड बाय अ बैंक, तो ये होता है आपका ब्राउन लेबल एटीएम। कोई भी ऐसा एटीएम जिसका सर्विस प्रोवाइडर सारा वो हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, ओनरशिप उसके पास होती है, लेकिन उसका ऑपरेशन कौन करता है, लीज पे कोई बैंक ले लेता है, तो ये ब्राउन लेबल एटीएम होता है। व्हाइट लेबल एटीएम होते हैं जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैं, जैसे टाटा, हिटाची, वक्रांजी, इनके जो एटीएम्स हैं ये नॉन बैंक्स हैं, उनके एटीएम्स को व्हाइट लेबल एटीएम्स बोला जाता है। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। अगला है, इन a dash attack large number of compromised systems known as botnets attack a single target, thereby causing a denial of service for users of targeted system। अगर आपको ये पता होता कि ये denial of service है और DDoS का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, तो भी आप ये आंसर कर सकते थे। तो इसमें क्या होता है कि एक मान लो बैंक की वेबसाइट है, वो पर मिनट 2000 कस्टमर्स को हैंडल कर सकती है, लेकिन हैकर क्या करता है, नकली बॉटनेट्स छोड़ देता है इसके ऊपर, नकली यूजर्स बना के छोड़ देता है। मान लो उसने 5000 नकली यूजर्स बना के वेबसाइट पे छोड़ दिए, अब वेबसाइट को लगेगा कि एक साथ 5000 कस्टमर आ गए, तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो जो बेचारे जेन्युइन कस्टमर हैं, जेन्युइन कस्टमर एक्सेस नहीं कर पाएंगे बैंक की वेबसाइट को, वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो ये जो अटैक होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है। तो बी करेक्ट आंसर है। Which of the following are the recommendation from the G Gopalakrishna committee?
तो बैंक्स शुड फॉर्म सेपरेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंक्शन ग्रुप टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो बैंक को कहते हैं, ये कमेटी बोल रही है कि उनको अलग से ऐसे सिक्योरिटी फंक्शन के लिए अलग से ग्रुप बना देना चाहिए जिसका काम सिर्फ सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो। सही लग रही है, वैलिड लग रही है स्टेटमेंट। बैंक्स नीड टू एस्टैब्लिश a classification scheme that applies throughout the enterprise based on criticality and sensitivity। आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिकलिटी और सेंसिटिविटी के बेसिस पे डिफाइन कर दो। ज्यादा क्रिटिकल एरियाज है वहां पे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। बैंक शुड हैव आईटी रिलेटेड स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बिल्कुल सही, हर बैंक की आईटी रिलेटेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो बोर्ड अप्रूव करेगा। बैंक्स नीड टू ग्रांट ऑथराइजेशन फॉर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एसेट्स only where a valid business need exist and only for an indefinite period of time। तो यहां तक तो स्टेटमेंट सही थी कि बैंक ऑथराइजेशन देंगे, जिसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना उसको ऑथराइजेशन देंगे, लेकिन इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं देंगे, डेफिनेट पीरियड, लिमिटेड पीरियड के लिए एक्सेस मिलेगा ना इंफॉर्मेशन का। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिंग टोपोलॉजी इज करेक्ट, इनकरेक्ट। तो रिंग टोपोलॉजी पे भी आ सकता है, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, है ना, ट्री टोपोलॉजी, किसी पे भी आ सकता है। तो टोपोलॉजीज आपको करके जानी है। तो सबसे पहले जब भी रिंग टोपोलॉजी या किसी का भी क्वेश्चन है तो वो उसका डायग्राम बना लो। रिंग टोपोलॉजी कैसा दिखता है, ऐसा। ये आपका रिंग टोपोलॉजी में अलग अलग सिस्टम्स हैं, ठीक है, और डाटा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। सारे एक दूसरे अपने नेबर से कनेक्टेड हैं, सब ये इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। डाटा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। सो ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ क्लोज्ड लूप। यस। इंफॉर्मेशन इज पास फ्रॉम वन नोड टू अनदर इन अ सीरीज। ठीक है, सीरीज में यहां से यहां से यहां ऐसे डाटा मूव करता है, करेक्ट। डाटा ट्रांसमिशन दोनों डायरेक्शंस में होता है, नहीं, डाटा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। ब्रेकडाउन ऑफ एनी वन स्टेशन ऑन द रिंग कैन डिसेबल द एंटायर लैन। एक भी अगर सिस्टम खराब हो गया तो डाटा कैसे मूव करेगा, नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इनकरेक्ट है सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग डाटा वेयर हाउसिंग। डाटा वेयर हाउसिंग, ओलैप, ओएलटीपी, डाटा माइनिंग, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो बैंक्स डाटा वेयर हाउसेज आर मोर सूटेड फॉर ओएलटीपी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग एनवायरमेंट, वेयर डाटाबेस आर स्क्वेरिड फॉर एनालिटिकल पर्पसेस। तो OLTP नहीं यूज होता डाटा वेयर हाउस में, OLAP यूज होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होती है। डाटा वेयर हाउस का जो डाटा है उसे एनालाइज करके रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। OLTP यूज होता है CBS के अंदर, जहां पे आपको बहुत सारा रियल टाइम में डाटा प्रोसेस करना है, ट्रांजेक्शन प्रोसेस करनी है, वहां पे OLTP होता है। जहां पे डाटा एनालिसिस करना है वहां पे OLAP होता है। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, और हमें गलत ही पूछा है, फिर भी हम बाकी देखेंगे। CBS solutions of bank is more focused on the availability of banking services with quick transaction processing। तो CBS से क्विक ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होती है, CBS में OLTP होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होता है। ओके, विच इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाटा इन अ डाटाबेस। तो बार बार डाटा अपडेट होता रहता है OLTP के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट regarding small PPIs without cash loading facility? These shall be reloadable only in electronic form। ये बिल्कुल सही है। विदाउट कैश लोडिंग फैसिलिटी जो होता है PPI, स्मॉल PPI, उसमें सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिकली पैसा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हो। दे आर यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज at those merchant establishments that have specific contract with the issuer or through a payment gateway or aggregator। जैसे पेटीएम एक पीपीआई है, तो आप उसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो, ठीक है, जहां जहां पे भी वो एक्सेप्ट होता हो। तो ये भी सही है। मैक्सिमम लोडेड अमाउंट इज नॉट 20,000, ये 10,000 होता है, और साल में 1,20,000 मैक्सिमम लोड हो सकता है, ठीक है। इवन जो विद कैश लोडिंग फैसिलिटी होता है उसमें भी, विदाउट कैश लोडिंग फैसिलिटी में भी पर मंथ 10,000 रुपीज लोड कर सकते हो, और साल में 1,20,000। तो यहाँ पे इनकरेक्ट होता है आपका सी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन बी यूज टू रिजॉल्व एथिकल डिलेमा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा आपको
ऑप्शन चूज करना चाहिए, एथिकल डिलेमा है। तो आप क्या यूज कर सकते हो? एंड रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग, यस। रूल बेस्ड थिंकिंग, यस। केयर बेस्ड थिंकिंग, यस। एंड रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग में होता है कि जो ऑप्शन चूज करने से एंड रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा वो चूज कर लो। रूल बेस्ड थिंकिंग में होता है रूल्स जो बोलते हैं वो चूज कर लो। केयर बेस्ड थिंकिंग में बोला जाता है कि आप क्या बोलते, कि अगर आपके साथ अगर यही सिचुएशन होती तो आप क्या चाहते, आपके लिए क्या डिसीजन लिया जाता। कंपैशन दिखाओ। तो ये सारे तरीके आप यूज कर सकते हो एथिकल डिलेमा को सॉल्व करने के लिए। प्रॉफिट के बारे में सोचोगे तो आप एथिक्स के बारे में थोड़ा ना सोच रहे हो। प्रॉफिट के बारे में ही सोचना से आपका एथिकल डिलेमा सॉल्व नहीं होता है। तो 1 2 3 करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑल एक्सेप्ट 4 जो है करेक्ट आंसर है। Next is, which of the following statements regarding rules for opening and operating partnership firm account is or are correct? पार्टनरशिप फर्म को लेके क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फॉर ऑल रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो बैंक को आपका कॉपी चाहिए होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, करेक्ट। चेक्स पेबल टू द फर्म आर क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ एनी पार्टनर विद रिटन कंसेंट। ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म का जो चेक है वो पार्टनरशिप के अकाउंट में आएगा ना, पार्टनर के अकाउंट में थोड़ा ना आएगा, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में आएगा। तो ये गलत हो गया। तो जहां जहां पे सेकंड है उसको एलिमिनेट कर दो। If a partner provides notice of stopping operations, the account can only be operated jointly by all partners। कि एक पार्टनर ने ऑपरेशन स्टॉप करने के लिए बोल दिया, पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गया, तो उसके बाद तो जो आपका अकाउंट ऑपरेट होगा ज्वाइंटली ही होगा। डिस्प्यूट के बाद फिर ज्वाइंटली ही ऑपरेट होता है आपका अकाउंट, बिल्कुल सही। Partners are mutual agents and can bind the firm including sleeping and secret partners। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे के एजेंट होते हैं, फर्म के एजेंट होते हैं, तो वो कुछ भी करते हैं तो सबको बाइंड करते हैं, चाहे कोई स्लीपिंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है, किसी भी टाइप का पार्टनर है। तो ये भी सही है। Where a new partner is added, the old account must be closed regardless of its balance। तो ऐसा नहीं होता। अगर मान लो एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इनका अकाउंट क्रेडिट में चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, डी नाम का नया पार्टनर अगर आना चाहता है तो वो इसी में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर ये डेबिट में बैलेंस चल रहा है एबीसी का, तो अगर कोई नया पार्टनर आता है तो फिर नया अकाउंट ओपन होगा एबीसी डी का इकट्ठे। तो यहाँ पे मैटर करता है कि डेबिट में बैलेंस है तो नया ही अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और अगर क्रेडिट में है तो पुराने वाले में ही नया पार्टनर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिफ्थ गलत है, तो 1 3 and 4 यानी कि ए करेक्ट आंसर है। अगला है, which of the following statements regarding the rules of opening and operations of trust account are correct? तो देखो ट्रस्ट का, पार्टनरशिप फर्म का, कंपनी का क्वेश्चन बहुत इजीली पूछा जा सकता है। कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड मस्ट बी एग्जामिन टू डिटर्मिन द पावर एंड फंक्शन ऑफ ट्रस्टी। तो ऑब्वियसली ट्रस्ट को अकाउंट ओपन करना है तो ट्रस्टी की पावर्स तो बैंक देखेगा, ट्रस्ट डीड देखेगा। अगर दो या दो से ज्यादा ट्रस्टीज हैं तो अकाउंट हमेशा ज्वाइंटली ही ऑपरेट होगा, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज स्टेटेड इन द ट्रस्ट डीड। तो देखो जो ट्रस्ट डीड में लिखा है ना उसके हिसाब से अकाउंट ऑपरेट होगा। ट्रस्ट डीड में ज्वाइंटली लिखा है तो ज्वाइंटली होगा, किसी एक को पावर दी है तो वो ऑपरेट करेगा। तो ये गलत हो गया। तो सेकंड जहां पे है उसे हटा दो। ऑन द डेथ ऑफ ऑल ट्रस्टीज द कोर्ट अपॉइंट्स न्यू ट्रस्टीज। ये बिल्कुल सही है। एक की डेथ हो जाए, सारे की भी डेथ हो जाए तो नया कोर्ट अपॉइंट कर देगा। तो थर्ड बिल्कुल सही है। जहां पे थर्ड नहीं है उसको हटा दो। तो बाकी स्टेटमेंट्स पढ़े बिना आपको पता लग गया कि ए करेक्ट आंसर है। ठीक है। ट्रस्टीज कैन नॉट डेलीगेट देयर पावर्स अनलेस एक्सप्लिसिटली ऑथराइज्ड बाय ट्रस्ट डीड। ये बिल्कुल सही है। अगर ट्रस्टीज चाहे अपनी पावर किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते जब तक कि ट्रस्ट डीड ना अलाउ करे। इंसॉल्वेंसी ऑफ ट्रस्टी इंप्लाइज द इंसॉल्वेंसी ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्टी के इंसॉल्वेंट होने से ट्रस्ट को फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो, आप फॉरेन करेंसी में अर्न करते हो, आप इंडिया में फॉरेन करेंसी मेंटेन करना चाहते हो, तो आप अपनी इनकम का जो पैसा है फॉरेन करेंसी वाला आप ईएफसी अकाउंट पे रख सकते हो। सो 100% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स थ्रू इनवर्ड रेमिटेंसेज आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट इनटू द ईएफसी अकाउंट। बिल्कुल सही। आपने कुछ भी फॉरेन करेंसी में अर्न किया, वो आपको विदेश से मिला, आप सारा इस अकाउंट में रख सकते हो। Payment received for the purpose of counter trade can be credited to the EFC account। आपका ट्रेडिंग का
जो भी पैसा है वो भी इस अकाउंट में आ सकता है। इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन फंड्स इन ईएफसी आर नॉट अलाउड, ऐसा नहीं है। अगर आपको ईएफसी अकाउंट वैसे तो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग है, लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट मिलता भी है तो आप इस अकाउंट में डाल सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं डाल सकते। तो थर्ड तो नहीं होगा। प्रोफेशनल अर्निंग्स, कंसल्टेंसी फीस, लेक्चर फीस इस अकाउंट में आ सकती हैं, तो यस आ सकती हैं। तो 1, 2 एंड 4 जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डायमंड डॉलर अकाउंट। फर्म्स एंड कंपनीज कंप्लाइंग विद द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैन ओपन डीडीए अकाउंट्स। तो जो फर्म्स और कंपनीज जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जिनको अलाउ करे वो डीडीए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यस। द रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एंड लोकल सेल्स ऑफ रफ कट एंड पॉलिश डायमंड्स इज परमिटेड एज क्रेडिट इन द अकाउंट। आपको डायमंड वगैरह बेच के जो पैसा मिला आप इस अकाउंट में डाल सकते हो। आपको कोई पेमेंट करनी है रफ कट या पॉलिश डायमंड्स की, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट है, ऐसा नहीं है इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। आप डीडी अकाउंट से किसी रुपी वाले अकाउंट में पैसा डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ यूएस डॉलर्स में मेंटेन होता है। तो बी यानी कि 1, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Next is what is the effect of agent's good faith action that inadvertently harms a third person's right in the context of indemnity। अगर एजेंट गुड फेथ में कोई भी एक्शन लेता है लेकिन उससे किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? द प्रिंसिपल इज एब्सॉल्व फ्रॉम एनी लाइबिलिटी, वो बच जाता है लाइबिलिटी से? नो। एजेंट कंपनसेट करे थर्ड पार्टी को, एजेंट क्यों करेगा? वो तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है। प्रिंसिपल इज लाइबल टू इंडेमनीफाई द एजेंट इवन इफ अ थर्ड पार्टीज राइट आर इफेक्टेड। तो ये सही आंसर है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर एजेंट अपनी पावर में रहते हुए गुड फेथ में कोई एक्शन लेता है, गलती से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान होता है, तो प्रिंसिपल उसकी भरपाई करेगा। एजेंट प्रिंसिपल शेयर नहीं करेंगे, प्रिंसिपल उसकी भरपाई करेगा। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज और आर करेक्ट। MOA acts as a charter of the company defining the company's permitted range of business activities। तो ये बिल्कुल सही है। MOA कंपनी का चार्टर बोला जाता है। जो MOA के अंदर लिखा जाता है वही कंपनी कर सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। MOA में कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्टिव, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, शेयर कैपिटल डिवीजन दे रखा होता है। करेक्ट। MOA allows companies to undertake any business activity even if it falls outside the specific objective। ये गलत है। जो MOA के अंदर ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखा होता है कि ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, कंपनी वही काम कर सकती है, उसके बाहर का नहीं कर सकती। तो थर्ड गलत है। तो जहां जहां थर्ड है उसको हटा दो। Loans to a company may not be recoverable if the business undertaken by the company falls outside its specified objective in the MOA। तो यहाँ पे ये भी सही है, अगर लोन दिया जाता है कंपनी को जो कि उसके MOA के बाहर है तो फिर हो सकता है कि वो रिकवरेबल ना हो। आपको एमओए के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। इवन कोई बाहर वाला पर्सन भी कंपनी के साथ डील करता है तो उसे भी एमओए और एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप एमओए के बाहर जाके कुछ करते हो तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एन एथिकल वर्क प्लेस। ऐसे बहुत सारे कॉमन सेंस के क्वेश्चंस आएंगे कि इनमें से क्या इंडिकेटर है एथिकल वर्क प्लेस का। इग्नोरिंग कस्टमर क्वेरीज टू फोकस ऑन कोर टास्क, अरे कस्टमर की क्वेरी थोड़ा ना आप इग्नोर कर सकते हो, ये तो अनएथिकल है। प्रोवाइडिंग वेग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कस्टमर को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देना ये भी गलत है। रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स बाय फ्रंट ऑफिस पर्सनल, ये बिल्कुल सही है कि आप सबको अच्छे से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो। लो एनर्जी लेवल्स, मिनिमल कमिटमेंट, ये नहीं। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो अभी आप लोग मैराथन्स भी आई होप देख रहे होंगे और आपने ये पिछला वाला 25 क्वेश्चंस का भी सीरीज देखा होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कोई कमी है, सो व्हाट यू कैन डू इज आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, कोर्सेज पे क्लिक करके इस टाइम पे जो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, सुपर क्रैश कोर्स भी आप अटेंड कर सकते हैं। जो आपकी क्लासेस मिस हो गई हैं, ये सुपर क्रैश कोर्स की जो आपकी क्लासेस मिस हो गई हैं, ये पीपीपी सुपर क्रैश कोर्स आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, बाकी की लाइव लगा सकते हैं। सिर्फ 5 क्लासेस में आपका
मेजर सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ में पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिलेंगे, लेकिन उसका टाइम नहीं है, आप सिर्फ क्लासेस अटेंड करने में फोकस करिए। या आपको लगता है कि नहीं मुझे रिकॉर्डिंग्स चाहिए, तो पीपीबी का कैप्सूल कोर्स है, 4 रिकॉर्डिंग्स हैं, एक मॉड्यूल ए की, एक बी की, एक सी की, एक डी की। इन चारों रिकॉर्डिंग से आपका जो मेजर सिलेबस है कवर हो जाएगा। तो अभी भी आप जो है अपना टाइम दे सकते हैं, हो सके एक आधी छुट्टी लेके बैंक से आप कवर कर लें। तो रादर देन नॉट प्रिपेयरिंग एट ऑल, आप कुछ कुछ अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अब लगाना पड़ेगा। ओके, सो बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।